जय हिंद साथियों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 23rd डे और आज भी हम देखेंगे पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे केवल एमसीक्यू को नहीं देखने वाले हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। तो चलो आप देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है क्या, देखो हमारे संविधान में जो है ना वो हमारे संविधान में जो संविधान बनाया गया है उसका आइडिया जो है पहली बार किसने दिया था। तो पहली बार आइडिया जो है किसने दिया था, एम.एन. रॉय। किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने जो है पहली बार आइडिया प्रपोज किया था कि भारत में भी जो है वो अपना संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आइडिया प्रपोज करने वाला कौन था, एम.एन. रॉय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। तो आइडिया जो प्रपोज किया गया था वो कब किया गया था, 1934 में जो है वो आइडिया को प्रपोज किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। जो है ना उस आइडिया को जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था 1946 में। कब किया गया था, तो 1946 के बाद जो है ना हमारा संविधान जो है वो अपना संविधान जो है बनना शुरू हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहायता से। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ईयर था, प्रपोजल ईयर कब था, 1934 था। जो फर्स्ट टाइम इसका प्रपोजल जो दिए थे वो कौन दिए थे, एम.एन. रॉय दिए थे कि हमारा संविधान अपना होना चाहिए। ठीक है, इंडिया शुड फ्रेम इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस थ्रू ए बॉडी इलेक्टेड इंडियन देमसेल्व्स, यानी कि इंडिया ने प्रपोज किया था कि इंडिया वो ऐसा संविधान बनाएगा जो कि इलेक्टेड मेंबर जो है वो चूज करेगा। ठीक है, तो ये आइडिया दिया गया था किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। दिस वाज रिवॉल्यूशनरी आइडिया बिकॉज ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। टिल देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वेयर बीइंग इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, और उससे पहले जो है वो क्या था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का जो शासन जो था वही चलता था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का जो भी रूल्स था वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था जब तक हमारा अपना संविधान नहीं था। इंडियंस हैड नो सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इंडिया के पास कोई भी सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं था। ठीक है, लेकिन जब ये आइडिया आया तब एक कितना महत्वपूर्ण हो गया। ये आइडिया से पहले जो है ना, उससे पहले जो है यहाँ पे क्या चलता था, तो उससे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलता था। जैसे अभी हम संविधान, भारत का संविधान पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से ये संविधान की तरह ही जो है ना एक प्रारूप होता था, एक्ट उसको हम बोलते थे। अभी हम क्या बोलते हैं, हम संविधान बोलते हैं। उसी तरह से ब्रिटिश लॉ चलता था जिसको हम एक्ट बोलते थे। ठीक है, जिसको हम आज संविधान बोलते हैं उसको पहले क्या बोला जाता था, एक्ट बोला जाता था। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का एक्ट चलता था। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ये अलग एक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये सब जो इम्पोज किया गया था किसके द्वारा, तो ये ब्रिटिश के द्वारा इम्पोज किया गया था, है ना। फर्स्ट टाइम जो है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ना वो इस आइडिया को एक्सेप्ट किया था कि भारत का जो है वो अपना संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस बहुत पुराना क्या है, ये पार्टी बहुत पुराना है। ठीक है, ये आज़ादी से पहले का पार्टी है। तो इसी के समय कांग्रेस ने जो है इसको एक्सेप्ट किया था कि भारत का जो है वो अपना संविधान होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज यानी अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जिसका एज जो है ना वोट देने का अधिकार जिसका हो जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करेंगे, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करेंगे। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट, आज का सेकेंड क्वेश्चन है। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड, तो भारत का जो संविधान है वो डिस्क्राइब किया गया है कैसा, तो शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारा जो संविधान है वो शॉर्टेस्ट है, पार्सली रिटन है, या लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में जो है वो सबसे
लंबा जो संविधान लिखा गया है वो किसका है, भारत का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत जो सबसे लंबा संविधान जो लिखा गया है वो किसका है, तो भारत का। अब हम देखते हैं तो इसमें भारत जो है वो लंबा संविधान जो लिखा गया है, तो इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स ऐड किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, जुडिशरी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। तो इस प्रकार के सारे जो है ना प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, जिसके कारण ये क्या है, लंबा हुआ है, ठीक है। इट कंटेंट्स, इसमें और भी क्या है, पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं आप लोग बताओ। शेड्यूल्स कितना है भारत के संविधान में, बताओ। भारत के शेड्यूल कितना है, 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में कितना शेड्यूल था, सो बताओ। जब हमारा संविधान बना था तब शेड्यूल कितना था, और बाद में कौन कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ वो भी बताओ। आर्टिकल्स कितना है, अमेंडमेंट्स कितना अब तक हो चुका है, ये बताओ, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे चीज़ होने के कारण जो है भारत का संविधान क्या है, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट संविधान भारत का कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाउ मैनी डेज डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान बनने के लिए जो है ना वो कितना दिन लगा था, कितना दिन लगा था से बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखो, हाउ मैनी डेज बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कितना डेज लगा था वो बोल रहा है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ये तो डाटा लगभग लोगों को याद रहता है कि भारत का संविधान बनने में जो है वो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें जो है वो केवल और केवल कितना 165 डे ही जो है वो काम हुआ था इसको बनाने में, ठीक है। इसलिए जो है वो 165 डे गिना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 165 डे जो है वो एक्चुअल वर्किंग सिटिंग डेज हुआ था, जिसके कारण बोला जाता है कि भारत का संविधान बनाने में जो दिन लगा वो कितना, एक्चुअल डेज जो है वो 165 डेज लगा, ठीक है। वाइल टोटल टाइम पीरियड कितना था, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। टोटल पीरियड पूछेगा तब बोलना यहाँ पे 2 साल 18 माह और 18 दिन, ठीक है। जबकि अगर डेज पूछा तो कितना लिखोगे, तो 165 डेज। अब हम देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन को। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। भारत का टेरिटरी जो है वो इंक्लूड्स है, किस किस चीज़ में इंक्लूड है, तो ओनली स्टेट्स है क्या, भारत के टेरिटरी में केवल स्टेट्स है क्या, ये नहीं होगा। ओनली यूनियन टेरिटरीज है क्या, ये भी नहीं होगा। स्टेट्स, यूटी और एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज बोले तो यानी कि वैसा टेरिटरी जो भारत जो है ना वो संविधान बनने के बाद जो है ना उसको एक्वायर किया हुआ टेरिटरी भी है क्या, दूसरा क्षेत्र जो है भारत ने संविधान बनने के बाद जो है वो एक्वायर किया है क्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट के 3 में हमारे संविधान में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल फर्स्ट के 3 में बताया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमारे टेरिटरी के बारे में जो है वो डिफाइन किया गया एज कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेट्स, जिसमें कि स्टेट्स के बारे में बताया गया है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, और वैसा टेरिटरी जो कि एक्वायर्ड किया गया है या एक्वायर किया जा सकता है, तो उसके बारे में जो है वो डिफाइन किया गया है हमारे किसमें, तो आर्टिकल 1 के 3 में। अब हम बोले कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट बोलते हैं तो क्या, टेरिटरीज बोले तो स्टेट्स का बात कर रहा है, ठीक है। स्टेट्स में से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब क्या है, भारत का स्टेट्स हैं, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज का बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में कौन आ जाता है, तो दिल्ली आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है, ठीक है। अभी आप लोग बताओ कि भारत में कितना स्टेट है और कितना यूटी है, कितना स्टेट और कितना यूटी है, ये आप लोग बताओ, ठीक है। हम आगे देखते हैं, जैसे कि हम बात किए कि टेरिटरीज दैट में भी एक्वायर्ड, जो कि वैसा टेरिटरी जो कि भारत ने एक्वायर किया है, तो वैसा कौन सा है, जैसे कि गोवा जो है वो एक्वायर, हमारा जब संविधान बना तब गोवा जो है भारत का स्टेट नहीं था। गोवा जो है हमारा भारत का स्टेट कब बना, तो 1961 में जो है भारत का स्टेट बना। 19 दिसंबर 1961 को जो है भारत का स्टेट गोवा बना था, ठीक है। उससे पहले जो था वो पोर्तुगल का यहाँ पे कब्जा था, ठीक है।
जैसे देख सकते हो कि बिफोर 1961 जब भारत का पार्ट नहीं था गोवा, तब क्या था, पोर्टुगीज़ कॉलोनी था, ठीक है। अंडर ब्रिटिश रूल के ब्रिटिश रूल जो थे यहाँ पे क्या करता था, शासन करता था। नॉट ए प्रिंसली स्टेट, ना कि प्रिंसली स्टेट भी ये नहीं था, ठीक है। 1961 में जो है वो क्या हुआ था, गोवा जो था वो भारत का राज्य बन गया था, ठीक है। इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन विजय, इसके लिए भारत ने जो था वो क्या चलाया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया था। पोर्टुगीज़ का जो रूल था उसको एंड करने के लिए भारत ने क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय। गोवा वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, फिर गोवा को जो है वो भारत में मिला लिया गया था 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा को जो है भारत का राज्य कब बना था, तो 19 दिसंबर 1961 को। और उसी तरह हम देख सकते हैं कि एक पुडुचेरी जो था वो क्या है, भारत का भी यूटी कहलाता है ना, तो वो भी जो है पहले से भारत का यूटी नहीं था, ठीक है। ये फ्रांस के कब्जे में था, ठीक है। लेकिन इसके साथ बिना युद्ध किए जो है ना, इसके साथ सहमति बना करके इसे भारत का टेरिटरी घोषित कर दिया गया। कब, तो 1954 में जो है ना, डी फैक्टो रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन इसे घोषित कर दिया गया था 1954 में ही कि भारत का ये टेरिटरी के कंट्रोल में होगा, ठीक है। लेकिन उसे पूर्ण रूप से कब घोषित किया गया था, तो पुडुचेरी को 1962 में जो है वो पूर्ण रूप से डी जूरे ट्रांसफ़र, यानी लीगल रूप से जो है ना वो 1962 में जो है भारत का टेरिटरी घोषित कर दिया गया था पुडुचेरी को, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि भारत का पार्ट पहले नहीं था आज़ादी के समय, लेकिन बाद में बना था, ठीक है। जैसे सिक्किम जो था वो 1965 में जो है ना, 1965 में जो है भारत का पार्ट बना, भारत के टेरिटरी का पार्ट बना, ठीक है। इट बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, ये भारत का कितना, तो भारत का ये 22वां राज्य था। इसको हमारे संविधान में जो है वो 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को जो है वो फॉर्मली रूप से इंटीग्रेट किया गया था, भारत के टेरिटरी के रूप में जो है वो इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था, तो रेफरेंडम के जरिए और भारत में संविधान संशोधन के जरिए जो है वो सिक्किम को भारत की टेरिटरी बनाया गया था। अब हम देखते हैं, इससे पहले जो था सिक्किम जो था वो क्या था, इंडिपेंडेंट किंगडम था। ये अपना एक किंगडम था, ठीक है, जिसको जहाँ पे रूल कौन करता था, तो चौग्याल किंग के जो लोग थे वो यहाँ पे रूल किया करते थे अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ठीक है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर जो था वो पहले रूल करते थे। कब, तो 1947 से पहले, जब सिक्किम जो था भारत का पार्ट नहीं था। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेंथेंस द यूनिटरी बायस ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटरी बायस का मतलब हो जाता है क्या, जहाँ पे सेंटर को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पावर हो, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म में जो है वो सेंटर के पास स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड पावर ज़्यादा मतलब दिया जाता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में, इमरजेंसी प्रोविजंस के रूप में, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी प्रोविजंस के रूप में जो है वो इसको मैक्सिमम जो है वो पावर दिया जाता है। जैसे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो है वो सेंटर के पास क्या होता है, सेंटर जो है वो कंट्रोल कर सकता है स्टेट्स को, ठीक है। इंडिया बिकेम्स यूनिटरी, तो ये क्या बनाता है, इंडिया को जो है वो यूनिटरी बनाता है। यूनिटरी बायस का मतलब देखो यहाँ पे, यूनिटरी बायस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मोर पावर टू द सेंटर, सेंटर को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पावर प्रोवाइड होता है, स्टेट से ज़्यादा पावर जो है वो दिया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, यूनिटरी बायस बोलते हैं, ठीक है। मेकिंग इंडिया ए स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशंस। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, कौन सा लिस्ट जो है ना वो कंटेन्स करता है
नेशनल इम्पोर्टेंस को लेकर के जो कौन सा लिस्ट जो है ना वो कंटेन करता है। नेशनल इम्पोर्टेंस बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस लिस्ट में जो है वो कंट्रोल करती है, तो किस लिस्ट के तहत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनियन लिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द यूनियन लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस दैट द नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विथ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में जो है वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 39A में जो है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, देख सकते हो आर्टिकल 39A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में जो है बात करता है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट, ये इंश्योर क्या करता है, तो जस्टिस इज नॉट डिनाइड ड्यू टू इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़, यानी कि जस्टिस जो है ना वो डिनाई नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ के कारण। ठीक है, पुअर एंड वीकर सेक्शंस को जो है फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड हो, इसके लिए जो है वो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 39A जो है वो बात करता है। ठीक है, लीगल सिस्टम बिकम्स एक्सेसिबल्स टू ऑल, लीगल सिस्टम जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, इसके लिए बात करता है 39A आर्टिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है वो कहाँ पे जो है वो किस आर्टिकल में बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में जो है वो, तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 50 जो है हमारे संविधान का जो क्या बात करता है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करता है। ये पार्ट 4 में आता है DPSP में। ठीक है, मैंडेट्स दैट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, इट एम्स टू इंश्योर, ये क्या इंश्योर करता है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, इम्पार्शलिटी को एंड एफिशिएंसी व प्रिवेंटिंग एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का 9th क्वेश्चन, रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन पब्लिक हेल्थ इज अंडर। तो रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पब्लिक हेल्थ किसके अंडर आता है, तो किस आर्टिकल के अंदर, का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 47 के अंदर जो है वो क्या आता है, तो रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में जो है बात करता है। जैसे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या करता है, तो इससे जो है वो इम्प्रूवमेंट मिलता है पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, ये क्या करता है, तो इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन लेवल्स को इम्प्रूव करता है, रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स को, प्रमोट पब्लिक हेल्थ को, प्रिवेंट कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ठीक है, प्रिवेंट कंजप्शन इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को ये क्या करता है, तो इसके बारे में जो है बात करता है। ठीक है, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज का 10th क्वेश्चन बात कर रहा है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज ओरिजिनली अंडर। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए भारत में, इसके लिए हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बात करता है, तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 21A जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए, ओरिजिनली फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है पार्ट 4 में। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, जो कि अंडर 14 एज, जिसका 14 एज से नीचे के बच्चे हो उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड हो, इसके लिए जो है वो आर्टिकल 21A में बताया गया है। ठीक है, ये हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में जो है वो जोड़ा गया था।
और इसे कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 21A में इसे एजुकेशंस को जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। थैंक यू, आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।